क्वेश्चन पे 90% वोट है, यही क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा करने के। टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमारे पास कितनी की, बेटा इसका कैसे ग्राफ बनेगा? मैं आपको एक बात का शॉर्ट ही देता हूं कि जो कॉस्ट चैप्टर है ना, उस चैप्टर से आपके पास न्यूमेरिकल आएगा करने के लिए, ठीक है। जैसे दो चैप्टर अब आप लोगों के पास न्यूमेरिकल बेस हो जाएंगे। एक चैप्टर हो जाएगा कॉस्ट और एक चैप्टर हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से न्यूमेरिकल आपका बनेगा ईडी का फॉर्मूला लगा के, और एक कॉस्ट से बनेगा। कॉस्ट के न्यूमेरिकल रिलेटिवली बहुत आसान है। अब हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो पढ़ते हैं पूरा का पूरा ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर। हम लोगों ने कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खत्म कर दिया था, और हम लोगों ने जो पॉइंट ऑफ व्यू चलना शुरू किया था यहाँ पे, वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अभी मेरे सामने जितने बच्चे हम क्लास में बैठे हुए हैं, इस क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा जो है बेटा जी, वो प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है, और उसका जो दिमाग है, उसके दिमाग में प्रोड्यूसर की अप्रोच है। उसको लग रहा है कि मैं सब प्रोड्यूसर हैं और हम सब प्रोड्यूसर की तरह सोच रहे हैं। प्रोड्यूसर होता कौन है? बेसिकली प्रोड्यूसर वो पर्सन है जिसका काम प्रोडक्शन करने का है। क्या करने का काम है? बोलो, प्रोडक्शन करने का। मैंने इससे पहले चैप्टर में आपको वही बताया कि प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर वो पर्सन है जिसका काम प्रोडक्शन करने का, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, जिसका काम बेसिकली जो है वो काम ये है कि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? फिनिश्ड गुड्स के अंदर। ये सारा काम कौन करता है? प्रोड्यूसर। किसके अंदर? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। समझ में आया? तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस करता है तो फिर इसको जो रिटर्न मिलते हैं वो रिटर्न टू फैक्टर मिलते हैं, क्योंकि दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं बताइए? याद करवाए थे, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर लेके आता है, वेरिएबल फैक्टर लेके आता है, दोनों फैक्टर को कंबाइन करता है और प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। और इसको जो रिटर्न मिलती है वो रिटर्न हमेशा कांस्टेंट रिटर्न नहीं होती, वो रिटर्न कौन सी रिटर्न होती है? वेरिएबल रिटर्न। तो हमारे पास क्या लॉ क्रिएट होता था बताइए? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को ही आपको बेस बनाना है अपने हर चैप्टर में, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू, चाहे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। अब जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की बात करता हूं, तो आप सबसे पहले ये सीखिए कि ये कॉस्ट हमारे पास होती क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी में मैं आपको बताता हूं, कॉस्ट होती है लागत। लागत का मतलब क्या होता है? लगने वाला धन। लगने वाले धन से मतलब क्या है? जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन एक्टिविटी को करता है तो प्रोड्यूसर का अपनी जेब से पहले अरसलन पैसा लगेगा। अगर तुम किसी भी चीज के मैन्युफैक्चर हो, किसी भी चीज को तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सबसे पहले पैसा तुम्हारी अपनी जेब से जाएगा, उसके बाद तुम मार्केट से पैसा कमाओगे। तो जो पैसा एक प्रोड्यूसर का अपनी जेब से लगता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। मोटा मोटा कॉस्ट है, ये खत्म हो गया बस। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, या इट इज द ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स अगर किसी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है और उसकी जेब से जो पैसा लगता है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। बोलो क्या बोलते हैं? कॉस्ट। दोबारा बोलो क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो अगर आपसे बात की जाए कि बताइए कॉस्ट आपके पास क्या होता है, तो आप सीधा बोल देंगे कि इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? बोलिए। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म। इंकर्ड बाय अ फर्म, ठीक है ना? ऑन द फैक्टर इनपुट्स। ऑन द फैक्टर इनपुट, जितने भी हमारे पास फैक्टर इनपुट्स हैं, जितने भी मैं एक प्रोड्यूसर अपने पास इनपुट्स लेके आ रहा है, वो सारी इनपुट्स को लाने के लिए उसको जो पैसा लगाना पड़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। सीधी सी बात है यार, कि भाई को बता तेरे काम करने में कितने पैसे लग गए, तू बता देगा इतने पैसे लग गए, कॉस्ट। जैसे मैंने आपको पूरा प्रोडक्शन फंक्शन जो समझाया वो गन्ने के जूस के एग्जांपल से समझाया है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई, गन्ने वाले से पूछो जाके कि यार बता, तू ये गन्ने का जूस बना रहा है, एक गिलास में तेरे कितने पैसे लग गए? तो बोलेगा मेरे तो 7 रुपए लगे हैं। तू 10 रुपए ले रहा है, 10 रुपए जो ले रहा है वो उसके पैसे जो कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उससे कितने लगे? 7 रुपए। तो 7 रुपए क्या होगी बताइए? कॉस्ट। क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो। कॉस्ट। दोबारा बोलो, क्या होगी वो? कॉस्ट। बात समझ में आया? तो बेटा जी, जब हम ये देखते हैं कि भैया जितना भी एक्सपेंडिचर हमारा लगता है, एक फर्म का लगता है किसी भी फैक्टर इनपुट्स को लेकर आने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। बताइए इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर इनपुट भी आएंगी और एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स भी आएंगी। मतलब ओवरऑल जितनी भी आप लोगों के पास फैक्टर हो या फिर नॉन फैक्टर हो जिससे आप लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो सारी चीज आप लोगों की किस में आ जाएगी? कॉस्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब हमने देखा कि देखो, एक चीज डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कॉस्ट होती है ना, इसका सीधा संबंध जो होता है वो आउटपुट से होता है। हम लोग जितनी कॉस्ट लगाएंगे उतनी क्या बन के निकलेगी? आउटपुट। सीधी बात है यार, जितना पैसा आप लगाओगे उतनी क्या निकल जाएगी? आपकी आउटपुट। तो ये कॉस्ट की और आउटपुट की रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। बोलिए क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट फंक्शन। देखते रहना बोर्ड पे, क्या बोलते हैं? बोलिए हम लोग कॉस्ट फंक्शन।
और कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है C इज इक्वल टू एफ क्यू। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी दैट वी प्रोड्यूस, मतलब मैं जितनी भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहा हूं वो क्वांटिटी की प्रोडक्शन इस बात पे डिपेंडेंट है कि मैं कितने पैसे उसको प्रोडक्शन करने के लिए लगा रहा हूं। अगर मैंने 5 करोड़ रुपए कुछ प्रोड्यूस करने के लिए लगाया तो मेरी आउटपुट 5 करोड़ के अकॉर्डिंग निकलेगी। 10 करोड़ रुपए लगाया तो 10 करोड़ के अकॉर्डिंग निकलेगी। 5 लाख रुपए लगाया तो 5 लाख के अकॉर्डिंग निकलेगी। कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट अगर डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करें कि लेबर आया, लेबर को हमने बोला कि अगर हमने 10 लेबर लगाई तो 10 लेबर लगाने के बाद पैसा 10 लेबर को देना पड़ा, आउटपुट 10 लेबर ने करी। मुझे अपनी आउटपुट दिव्यांश बढ़ानी है, मैंने 10 लेबर से 20 लेबर कर दी, मेरी कॉस्ट बढ़ गई और आउटपुट भी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। मैंने 10 लेबर से 5 लेबर कर दी तो उन लेबर की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, मेरी आउटपुट भी क्या हो गई, कम हो गई। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? पक्का समझ में आई? अब दिमाग पे एकदम सोचते रहो, मैं देखो क्या कह रहा हूं। आप लोग बेटा जी जब आप फिक्स्ड फैक्टर को और वेरिएबल फैक्टर को अपने पास लेकर आ रहे थे, ठीक है ना, आप लोग दो फैक्टर लेके आ रहे थे। एक फैक्टर तो लेके आ रहे थे प्रोडक्शन करने के लिए जिसको हमने क्या बोला था, फिक्स्ड फैक्टर, और एक फैक्टर कौन सा लेके आ रहे थे अपने पास आप, जिसको हमने क्या बोला था, बोलिए, वेरिएबल फैक्टर। तो ये दोनों इनपुट्स आप लोग प्रोडक्शन करने के लिए लेकर आ रहे थे क्योंकि आप लोग शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे थे। किसमें प्रोडक्शन कर रहे थे, बोलिए, शॉर्ट रन में। दो रन होते हैं हमारे पास, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल, और लॉन्ग रन के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल। तो हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे थे तो कॉस्ट भी क्या पढ़ेंगे हम, शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे बोलो, शॉर्ट रन कॉस्ट। बात समझ में आई? तो शॉर्ट रन कॉस्ट में हमने देखता है कि यार देखो हम लोग दो फैक्टर लेके आते हैं, एक फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर था और एक फैक्टर कौन सा वेरिएबल फैक्टर था, वेरिएबल। कैसा था ये कि जब हमें प्रोडक्शन करनी होती थी तो हमें दो फैक्टर को कंबाइन करना पड़ता था। एक फैक्टर फिक्स फैक्टर होता है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होता, और एक फैक्टर कौन सा होता है, वेरिएबल फैक्टर, जो आउटपुट के चेंज होने से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब कोई प्रोड्यूसर फिक्स्ड फैक्टर को अपने पास लेकर आएगा और इस फैक्टर को लाने के लिए जो प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बताएंगे आप लोग, फिक्स्ड कॉस्ट। बोले क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। आपने कोई जमीन खरीदी, अभी क्या हो गई वो, फिक्स्ड कॉस्ट। आपने मशीन खरीदी, अभी क्या हो गई वो, फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स फैक्टर में लगी और फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं हो रहा जोशी। तो ये बात तुझे याद रखनी है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रिमेन्स फिक्स। ये हमेशा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। बात समझ में आया? और वेरिएबल फैक्टर को लाने के लिए जो आपके पैसे लगेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए, वेरिएबल कॉस्ट। आप लोग रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए, कौन सी कॉस्ट हो गई वो, वेरिएबल कॉस्ट। आपने लेबर को सैलरी दी, कौन सी कॉस्ट हो गई वो, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। और वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों की क्या हो जाएगी बेटा जी, इट चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। इट चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने के साथ ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आया? तो अभी कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इज अ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, दो, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड में क्या लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज नहीं होती। वेरिएबल में क्या लगता है, वेरिएबल कॉस्ट जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बताओ समझ में आई बात, समझ में आई? पक्का, आसान। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर दो मतलब कुछ लिखा है, ये देखो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, टाइप टू टाइप्स पे डालो, सीधा टाइप्स बता दो। आगे से क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमारे पास कितनी कितनी होती है। तो आपने कहा कि देखो मेनली जो टीचर आपके क्वेश्चन दे सकता है वो दे सकता है कि आप ये बताइए कि हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। सुनिए जरा ध्यान से। अब हमने बात करी किसकी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पहली कॉस्ट कौन सी होती है हमारे पास, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरी कॉस्ट हमारे पास कौन सी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो यहां से एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जब मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करता हूं, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर फर्म के बाहर से लेके आता है, ठीक है ना। ये कॉस्ट वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर फर्म के कहां से लेके आएगा, बाहर से। जैसे कि प्रोड्यूसर की अपनी जमीन नहीं है, प्रोड्यूसर ने कोई जगह किराए पर ली है, तो ये पैसा कहां जा रहा है, बाहर वालों को जा रहा है। प्रोड्यूसर पैसा लेबर को दे रहा है सैलरी के फॉर्म में, तो ये पैसा कहां जा रहा है, बाहर वालों को जा रहा है। तो जितनी मेरी पैसे बाहर वालों को जाएंगे उस सब कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बोलो क्या बोलूंगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब प्रोड्यूसर अपने फर्म में खुद ही मैनेजर है, अपनी सैलरी निकाल रहा है, तो पैसा फर्म के अंदर ही आ रहा है, इस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। बोलो क्या बोलूंगा, दोबारा बोलो क्या बोलूंगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आई? तो जब पैसा फर्म से बाहर जाएगा तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, और जब पैसा फर्म के अंदर रहेगा तो कौन सी कॉस्ट होगी, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। समझ में आया? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है आपके टाइप्स ऑफ कॉस्ट के, ये करके जाना आप लोग ध्यान से, ठीक है।
टीचर इनको बहुत देती है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, या व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोबारा बताता हूं, कॉस्ट जो हम आउटसाइडर को पे करेंगे वो कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट। और जो कॉस्ट हम इंटरनली अपने आप को पे करेंगे वो कौन सी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट। जो कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर को लेने में लगेगी वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। और जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर को लेने में लगेगी वो कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक समझ में आई बात, पक्का। अब जब आप लोग अपने कोई भी गुड्स को सेल करोगे तो आपको अपना गुड सेल करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, जैसे कि आप लोग एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करोगे, जैसे कि आप लोग और बेसिक बेसिक खर्चे करोगे। तो जितने भी आप लोग ये एक्सपेंडिचर करने वाले हो उस सबको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्रोड्यूसर को प्रमोट करवाता है सेल्स, मतलब ये आप लोगों के सारे की सारी सेल्स प्रमोशन की कॉस्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। बताइए बच्चों, यहां पे समझ में आया नहीं आया। चौथी कॉस्ट हमारे पास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। बोलिए क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास कौन सी कॉस्ट होती है बेटा जी, ये हमारे पास है जो कॉस्ट हमारी लगती है बेटा जी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। जब आप कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हो उसमें आपका जितना भी पैसा लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, मेरे साथ फटाफट रिवाइज कीजिए आप, जल्दी चैप्टर को खत्म करना है हमें। नंबर 1 पे कौन सी कॉस्ट आती है, जल्दी नंबर 1 बताइए, कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट क्या होती है, इट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन ऑन हाँ नहीं दोबारा 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 बोलो, मजा नहीं आया। कॉस्ट क्या होती है, इट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। खत्म। वो वेरिएबल इनपुट नॉन वेरिएबल इनपुट तो एक्सप्लेन करने वाली बात है ना, वो तब एक्सप्लेन कर देना। फिर अब मुझे बताइए कि एक प्रोड्यूसर कितने फैक्टर लेके आता है, दो। कौन कौन से, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर को लाने में जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल को लाने में पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। जब प्रोड्यूसर किसी पैसे को बाहर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। इंटरनली पे करता है क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। सेल्स प्रमोट करने के लिए क्या करता है, सेलिंग कॉस्ट। और टोटल प्रोडक्शन में पैसा लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। बताओ इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। अब यहाँ देखते रहो, बोर्ड पे देखते रहो, बिल्कुल निगाह नहीं हटनी चाहिए आप लोगों की। अब आप मुझे बताइए, पूरा चैप्टर में लॉन्ग रन में पढ़ रहा हूं, शॉर्ट रन में पढ़ रहा हूं, शॉर्ट रन। जब प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में पढ़ा तो ये भी क्या पढ़ूंगा मैं, शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में कितनी कॉस्ट होंगी हमारे पास, दो, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अगर लॉन्ग रन होता तो सारी कॉस्ट कौन सी होती, वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स कॉस्ट होती ना। बात समझ में आई। अब यहां देखो ध्यान से, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं आपको कॉस्ट को, तो कॉस्ट पढ़ने के लिए हमारे पास इसके तीन वेरिएबल्स आते हैं, तीन कॉन्सेप्ट्स मेन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। बोलिए क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा जी, ये मेरे पास जब भी मैंने आपको बोला याद कर लेना, जहां टोटल लिखा हो सम टोटल है वो, ठीक है। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर लगा रहा है प्रोडक्शन करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। बात समझ में आया। अब प्रोड्यूसर दो फैक्टर लेके आ रहा है, एक फिक्स फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर में जो प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल में जो पैसे लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट। पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट का। देखिए बच्चों, बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया, डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे पास बेटा जी ये दे रखी है हमारे पास यूनिट्स। अब यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है पहले, यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है पहले, जीरो, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब यहां पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास जो दी हुई है वो बेटा जी सपोज करो दी हुई है 10। कितनी दी हुई है, 10। तो मैंने क्या बताया था, प्रोडक्शन कुछ भी हो या प्रोडक्शन कुछ भी ना हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, सिर्फ सेम हो जाएगी ना। तो क्या होगी बताइए, 10, फिर 10, उसके बाद 10, फिर 10, उसके बाद 10 और फिर 10। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डन। तो जीरो अगर प्रोडक्शन होना तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, जीरो। जब कोई प्रोडक्शन नहीं होता वेरिएबल क्यों लगाऊंगा मैं, डन। और जैसी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे सपोज ये 10, 24, 28, 32। अब आपको इसमें से अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताइए, प्लस करके। इन सबको प्लस कर दीजिए और क्या निकल जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। तो पहले कितनी आएगी बोलिए, 10, डन। फिर उसके बाद कितनी आएगी बोलिए, 20। फिर कितनी आएगी, उसके बाद कितनी आएगी, 24 के बाद 34, 34 के बाद
चलो भाई 34 के बाद 38 और उसके बाद 42, ये निकाल दिया आपने। क्या निकाली बताइए? टोटल कॉस्ट। डन है बात समझ में? इधर देखने रहा ना बोर्ड पे बिल्कुल। जो चीज बेटा जी मेरे पास वाई एक्सिस पे आती है, अब देखिए अब मैं इसका कर्व दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है बोलिए? एक्स एक्सिस। मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है, मैं जिसको बनाता हूं वो वाई एक्सिस पे आता है और जिसके बेस पे बनाता हूं वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आनी चाहिए? यहाँ पे हमारी यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे मैं तीनों प्लॉट करके दिखा रहा हूं, देखना। यहाँ पे आया टोटल कॉस्ट, यहाँ पे आया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और यहाँ पे आया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात यहाँ पे आप लोगों से करता हूं तो टोटल कॉस्ट आप लोगों की देखना, ये टोटल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 10 10 10 है। तो बेटा इसका कैसे ग्राफ बनेगा? मेरा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बन गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि कांस्टेंट है। डन? बताओ बात समझ में आई? अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से। तो जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगी और कुछ ऐसे बन के आपके पास निकलेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बताइए बात समझ में आया? भैया ये सीधी लाइन क्यों नहीं है, इसमें कर्व क्यों है? मतलब पहले ये ऐसे देखो, पहले ये जो निकल रही है वो ऐसे ऐसे निकल रही है, उसके बाद ये ऐसे अंदर की तरफ मूव कर गई, मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों का रेट चेंज करती है। रेट क्यों चेंज करती है? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बेस पे बनती है। किस बेस पे बनती है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वहां पे वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो टीसी इंक्रीजेस। बात समझ में आया ना? इंक्रीजिंग रेट के साथ। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई? और वहां पे फिर क्या होता है? टीपी इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट। तो यहां पे देखो टीसी फिर ऐसे बनी, आपकी टीपी ऐसे बनी। तो बात बताओ समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? पक्का? अब मुझे बताइए टोटल कॉस्ट कहां से बनेगी? 10 से। कहां से बनेगी? 10। तो आपको याद रखना है टोटल कॉस्ट हमेशा जो है ना वो टोटल फिक्स कॉस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से बनती है। और बेटा जी एक बात आपको यहां सिखा रहा हूं, इस बात को पूरा भूलना नहीं है आपको। देखो ये बनी आप लोगों की टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमेशा हमेशा पैरेलल होती है किसके? बताइए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप देखिए टोटल कॉस्ट के अंदर जितना भी चेंज आया उस चेंज का रीजन फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है ना। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स हो गई। जितना भी चेंज आ रहा है किसके कारण आ रहा है बोलिए? वेरिएबल के कारण। तो टोटल कॉस्ट में जितना भी चेंज आएगा किसके कारण आएगा? वेरिएबल के कारण। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अगर आप देखें तो लगभग लगभग एक जैसा है बिल्कुल, और पैरेलल है एक दूसरे के। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पक्का? रिपीट कीजिए मेरे साथ। टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। कितनी कॉस्ट प्लस होती है इसके अंदर? दो। नंबर वन पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर टू पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोबारा बोलो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर टू पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डन? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्योंकि फिक्स है वो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा ओरिजिन से बनेगा क्योंकि 0 यूनिट पे 0 होती है। टोटल कॉस्ट कहां से बनता है बेटा जी? टीएफसी के स्टार्टिंग से, क्योंकि जब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं थी तब भी कॉस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ तो थी। बात समझ में आया? कि एक जगह आपने रेंट पे ले ली, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा, लेकिन रेंट तो पे किया ना। आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा लेकिन क्या किया आपने? रेंट तो पे किया ना। यही आपके पास ये शो करता है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करो तब भी आपको कुछ ना कुछ पे करना होता ही होता है। बताओ बच्चों बात समझ में आई नहीं समझ में आई? पक्का बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? चलूं आगे? चलो बेटा जी अब हमारे पास दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए आता है, बोर्ड पे देखते रहना। टोटल कॉस्ट का टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बोलिए क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास इसका इनिशियल होता है एमसी। अब मार्जिनल कॉस्ट आप लोग समझिए, बहुत ध्यान से देखते रहना बोर्ड पे, बिल्कुल दिमाग मत हटाना यहां से। मार्जिनल कॉस्ट जब भी बात करती है ये हमेशा चेंज की बात करती है, और ये चेंज जो होता है ये चेंज हमेशा कौन सा होता है? एडिशनल। बोले क्या होता है? एडिशनल। तो एडिशनल इन टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। खत्म हो गया टॉपिक। बताइए मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एडिशनल इन टोटल कॉस्ट। डन? तो अगर बेटा जी यहां बोर्ड पे देखना, मैं यहाँ पे यूनिट्स को भैया प्लॉट करता हूं 0 1 2 3 4 5 और यहाँ टोटल कॉस्ट लिखता हूं सीधा 10। उसके बाद कितनी थी बेटा टोटल कॉस्ट हमारी? ऊपर से देख के बताओ। 10 क्या कितनी थी? 20। उसके बाद कितनी थी? 28। उसके बाद कितनी थी बोलिए? 34 है ना। 10 20 28 34 फिर 38 और फिर 42। डन? अब अगर आपको यहाँ पे इसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी का कैसे फाइंड आउट करोगे? एडिशन से। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी ओरिजिनल पे होगी उतनी आपकी क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट। और फिर नीचे से ऊपर वाला क्या करते रहेंगे हम लोग बोलिए? माइनस। तो क्या निकलती रहेगी? मार्जिनल। तो कितनी आएगी बताइए मार्जिनल? पहले हमारे पास 10, फिर कितनी आई?
8, उसके बाद कितनी आई बोलिए 4, उसके बाद कितनी आई बोलिए जल्दी, फिर कितनी आई 4, और उसके बाद कितनी आई 42 में 38 गए 4, डन। हमारे पास बेटा जी चेंज हो गए, क्लियर है ना। लेकिन यहां पे हमारे पास जब मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे तो नीचे चलती चलती ना ये फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, कांस्टेंट होने के बाद मार्जिन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मैं भी आपको इसका कर्व बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में आपको मैं कर्व बना के दिखाऊंगा इसका, वहां पे आप लोग समझ जाएंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मार्जिनल कॉस्ट आपके पास क्या होती है, एडिशन इन टोटल कॉस्ट। क्लियर हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। मार्जिनल कॉस्ट देखिए ये वाई एक्सिस पे आया हमारे पास, ये जो आया कर्व एक्स एक्सिस पे आया, ये ओरिजिन है। इधर मैंने लिखा आपको यूनिट्स, इधर मेरे पास आई आप लोगों की क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमेशा जो बनता है वो यू शेप कर्व बनता है। बोले कौन शेप कर्व बनता है, यू शेप। अब आपसे बोले कि मार्जिनल कर्व इज यू शेप्ड, यस मार्जिनल कर्व इज ऑलवेज यू शेप्ड। टीचर रीजन पूछ ले तो रीजन दे दो भैया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। दोबारा बता दो, बताओ पहले कितनी आई 10, फिर 4, डन। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो एमसी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती। मतलब देखो एमसी क्या हो रही है, देखो इससे दिख रहा है 10 8 6 4 क्या हो रही है, डिग्रीज। तुम कर पे देखो जरा आगे क्या हो रही है, 10 8 6 4, यहां तक 4 पे कांस्टेंट हो गई। और इसके बाद अगर मैं आपको एक कर्व बनाता, अभी बनाऊंगा रिलेशनशिप में, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होनी शुरू हो जाती, इंक्रीज। तो इसीलिए कर्व क्या बनता है, यू शेप। क्या बनता है बोलिए, यू शेप। और यू शेप के पीछे का रीजन क्या है इसमें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। दोबारा बोलिए क्या रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बताइए इतना समझ में आया। एक बात मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मार्जिनल कॉस्ट आप लोगों का टोटल कॉस्ट से भी निकलता है, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली। मार्जिनल कॉस्ट आप लोगों का वेरिएबल कॉस्ट से भी निकलता है। तो अगर आपको पेपर में टोटल कॉस्ट ना दी हुई हो और सिर्फ क्या दी हुई हो, वेरिएबल कॉस्ट, तो आप वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे से ऊपर वाला माइनस करके भैया फाइंड आउट कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से निकलता है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का एडिशन है, और टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हो रहा है वो फिक्स्ड कॉस्ट का हो रहा है या वेरिएबल कॉस्ट का हो रहा है, वेरिएबल का। आई समझ में, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स हो गई, तो टोटल कॉस्ट में जितने एडिशन हो रहे हैं वो कौन सी कॉस्ट के हो रहे हैं, वेरिएबल के। और वही एडिशन क्या है हमारे पास, मार्जिनल। तो बताइए ये बात जो मैंने लिखी है, ये बात सही लिखी है गलत लिखी है, कि मार्जिनल कॉस्ट ही हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है ना बिल्कुल थ्योरी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसके बाद बेटा जी हमारे पास तीसरी कॉस्ट पढ़ने के लिए आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं बोलो सब बच्चे, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या होती है बेटा जी, ये हमारे पास होती है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आउटपुट, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जब आप पर यूनिट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना शुरू करें तो पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट आप लोगों की क्या बन जाती है, जल्दी बोलिएगा, एवरेज कॉस्ट। दोबारा बोलिए क्या बन जाती है ये, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। बेटा देखो सीधी सी बात है, आपने बोला कि किसी आपने प्रोड्यूसर से पूछा कि मुझे इतना बता कि तूने ये 100 चेयर्स बनाई है, ये 100 चेयर्स बनाने के बाद तेरा कितना पैसा लगा। तो उसने बोला 100 चेयर्स बनाने में मेरे 1000 रुपीज लग गए, 1000 रुपए लग गए। तो तुम्हें अगर पता करनी हो कि एक चेयर कितने की बन रही है तो क्या कर दोगे, टोटल में से बढ़िया नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड। ये तो करोगे ना, ये तो करोगे नहीं करोगे, ठीक है ना। तो देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। सीधा कि आपने यहां पे अगर एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी है, एवरेज कॉस्ट है आपके पास पर यूनिट प्रोडक्शन, कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर के कितने पैसे लगते हैं, अरसलन उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। तुम एक जूस वाले के पास गए, उससे पूछा भाई तूने कितने ग्लास बेचे, उसने बोला यार मैंने आज 100 ग्लास बेच दिए। तूने पूछा 100 ग्लास बनाने में तेरे कितने रुपए लग गए, क्या 100 रुपए। तो तूने बोला एक गिलास बनाने में तेरे कितने रुपए लगे, 100 डिवाइडेड बाय 100, कितने रुपए लगे होंगे उसका, 1 रुपया एक गिलास। एवरेज कॉस्ट क्या होगी नैतिक बताओ, ये एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आई कि एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने में मेरा कितना पैसा लगता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, एवरेज कॉस्ट। यहां तक समझ में आ गई। इसीलिए मैंने टोटल कॉस्ट, मतलब ये जो मेरे पास यहां पे दी हुई है
टीसी टोटल कॉस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया बेटा जी अपनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ। ये मेरे पास है मेरी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मैंने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं? तो एक मिनट जरा इधर देख के बताना भाई जरा सब बच्चे। अब अगर मेरे पास यहाँ पे यूनिट्स दी हुई हैं, बोर्ड पे देखते रहना, यूनिट्स दी हुई है 0 1 2 3 4 और यहां टोटल कॉस्ट लिखी हुई है 10 20 28 34 और 38। तो यहां पे अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा बताओ? 10 डिवाइडेड बाय 0 कितनी आएगी बताओ? 10 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी। 20 डिवाइडेड बाय 1 कितनी आएगी बोलिए? 20। फिर बोलिए 28 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आएगी? 14। फिर 34 डिवाइडेड बाय 3 कितनी आएगी? 11.3। 38 डिवाइडेड बाय 4 कितनी आएगी? 9.5। बताओ बच्चों बात समझ में आई नहीं समझ में? निकल गई एवरेज कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। नहीं? आगे चलो दिव्यांश, कोई दिक्कत नहीं? डन, पढ़ जाए आगे। अब जब आप लोग बेटा जी एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाओगे तो एवरेज कॉस्ट के कर्व में आपको याद रखना है, एवरेज कॉस्ट का कर्व जब आप बनाने के लिए बैठोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर आएगी एवरेज कॉस्ट, इधर आएगा ओरिजिन और इधर आएगी आपकी यूनिट्स। ये कर्व भी आपका बेटा जी यू शेप कर्व बनता है। कैसा कर्व बनता है बोलिए? यू शेप। डन, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब दिमाग के ताले खोलो जरा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहां पे। देखो, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दो चीजों को प्लस करना पड़ता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डन, क्लियर? और एवरेज कॉस्ट जब आप निकाल रहे हो तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट में डिवाइड करना पड़ता है अपॉन क्यू। डन, लेकिन इस टोटल कॉस्ट के अंदर, इस एवरेज कॉस्ट के अंदर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड है, हाँ है ना? तो इसीलिए हमारे पास इस टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले से हमारे पास एक फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का भी निकल के आता है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तू कह रही है कि मेरी मशीन जो है 10 लाख रुपए की है जिससे मैं प्रोडक्शन कर रही हूं, तो एक कस्टमर से 10 लाख रुपए मांग लेगी, क्या करोगे? उसके मशीन की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे। इसलिए क्या निकाली हमने? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तुम बोल रहे हो मैं रॉ मटेरियल में खरीद के लाया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए मांग लोगे पहले कस्टमर से? नहीं, क्या करोगे? उस वेरिएबल को क्या कर दोगे आप? डिवाइड। कैसे? पर यूनिट पे। अगर आप समझो ये पेंसिल मेरे पास है, 5 रुपए की ये पेंसिल है, क्या ये 5 रुपए की मशीन से बनी होगी? करोड़ रुपए की मशीन से बनी होगी ये पेंसिल? बनी होगी नहीं बनी होगी? तो करोड़ रुपए की मशीन से जो पेंसिल बनी है, जब आपने इसको 5 रुपए इसकी कॉस्ट डिसाइड करी तो किस कॉन्सेप्ट से डिसाइड करी होगी आपने? एवरेज कॉस्ट। तो इसकी मशीन की वैल्यू भी इस 5 रुपए में इंक्लूडेड होगी, और जो इसमें लेड डला हुआ है, जो ये वुड डली हुई है, इसकी वैल्यू वेरिएबल वैल्यू है ना, तो ये भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है यार। उसको भी आपने क्या किया होगा? पर यूनिट डिवाइड किया होगा। तो जैसे टोटल कॉस्ट में दो चीजें होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में भी दो चीजें होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बताओ बच्चों इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? आगे समझ में? अब बोर्ड पे देखते रहना ध्यान से। हर एक एवरेज अपने टोटल में से निकलता है और हर एक टोटल अपने एवरेज में से निकलता है। जैसे कि हमारे पास यहां पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला बन के आया टीसी अपॉन क्यू, दूसरा फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का बन के आया एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। बताइए समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पक्का समझ में आई? मैं यहां से आपको थोड़ा फॉर्मूले की फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, जरा बोर्ड पे देखते रहना। डन। अब अगर यहां से AC इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू है तो टीसी का फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है AC इंटू क्यू। बताओ हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला एक निकल के आ गया। डन। अब अगर मुझे यहां से AC निकालना है तो AC तो मैंने निकाल दिया TC अपॉन क्यू करके। अगर AFC निकालना है तो AFC कैसे निकालूंगा बोलो? TFC अपॉन क्यू करके। हर एक एवरेज अपने टोटल में से निकलता है। हर एक एवरेज किसमें निकलता है? अपने टोटल में से। तो अगर तुम यहां पे बेटा जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने लगो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। समझ में आया? और अगर इन फॉर्मूलों को रिवर्स मार दूं तो टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू, टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इंटू क्यू,
और बेटा जी दूसरा क्या लिखा मैंने, बोलो यहाँ पे टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इंटू क्यू। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो प्लीज बता दीजिए यहां तक। नहीं? आगे बढ़ जाऊं? चलूं आगे? अब बोर्ड पे देखते रहना, बिल्कुल दिमाग यहां से हटना नहीं चाहिए आपका। अब एवरेज कॉस्ट के अंदर जब एवरेज कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं तो दो चीजें आती हैं, एक आती है एएफसी और एक क्या आती है एवीसी। एएफसी और एवीसी, डन है की बात। अब एएफसी हमारे पास क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। देखना ध्यान से, जब मैंने यहां पे मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले वो पढ़ा रहा हूं एएफसी। एएफसी हमारे पास होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये इसका कर्व वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना जरा ध्यान से। जब मैंने यहां पे यूनिट्स को प्लॉट किया 0 1 2 3 4 5 और यहां लिखी टीएफसी कितनी आएगी बोलिए, 10 10 10 10 10 और 10। इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट जब मैं फाइंड आउट करूंगा बताना क्या आएगा, पहला जल्दी बोलिए पहले क्या आएगा। 10 डिवाइड बाई 0 कितना होगा, 10। उसका कितना होगा बोले जल्दी। अच्छा 10 डिवाइड बाई 0 कितना होगा, 0। उसका कितना होगा बोलिए, 10। फिर कितना होगा, 5 के बाद, 3.3 के बाद, 2.5 के बाद, जल्दी बोलिए 2। डन। तो आप देख रहे हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरा पॉइंट्स बनना शुरू हुआ। ठीक है भाई। अब एक बात बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, ये आपके पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप काम करेगा। क्या? जब आप एएफसी का कर्व बनाएंगे, देखते रहो बोर्ड पे, जब आप लोग इसका कर्व बनाएंगे, टीचर ये अकेला नंबर में दे सकता है और रीजन पूछ सकता है इसका। यहां आया एएफसी और यहां पे आया आपकी आउटपुट या फिर यूनिट्स, तो एएफसी का कर्व हमेशा आप लोगों का ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, ये बनेगा एएफसी। डन। इस शेप को हम लोग बोलते हैं, ये जो शेप हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एएफसी कर्व की शेप क्या है, बोलिए एएफसी कर्व की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आई? क्या बोला, हाइपरबोला। कौन सा बोला, हाइपरबोला। किसका बोला, हाइपरबोला। समझ में आई बात, समझ में नहीं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? अब यहां देखना बोर्ड में, टीचर ने आपसे पूछा अग्रिम कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनता है, क्या बात है इसकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो तुमने उनको एक रीजन दिया कि मैम एएफसी कर्व पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो अगर y एक्सिस वाले को आप x एक्सिस वाले के साथ, वेरिएबल के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, बोले क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको हर पॉइंट पे सेम टीएफसी मिल जाएगा। मतलब अगर यहां पे देखो कुछ आया होगा और यहां पे भी आया होगा, देखो बेटा, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को अगर आप इस वाले वेरिएबल के साथ, यहां पे क्या आया होगा बेटा बताइए, यहां पे तो आया होगा 1 और यहां पे क्या होगा जल्दी बोलिए, 10। डन। इस वाले पॉइंट में हमारा क्या आया होगा, देखिए यहां पे तो क्या आया होगा 2 और यहां सामने क्या आया होगा बोलिए 5। डन। तो जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, ये आपकी एएफसी जैसी ही मल्टीप्लाई होगी क्वांटिटी के साथ, आउटपुट के साथ, आपको हर एक पॉइंट पे जो टीएफसी मिलेगा वो टीएफसी क्या रहेगा, सेम। 10 10 10 रिवर्स कर देंगे ना इसको, देखो अगर एएफसी मल्टीप्लाई यूनिट से कर दो तो क्या निकल जाएगा, 10 10 10 10 10 और 10। इसीलिए इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज each and every point on the AFC curve will give you the same TFC। क्या बोला मैंने, each and every point on AFC curve will give you the same TFC। सब सेम TFC देंगे। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। जहां तक अगर किसी को भी कोई समस्या, कोई परेशानी, दुखा भैया, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, कुछ भी हो तो पूछ लीजिए। नहीं है? चलो आगे। डन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ऊपर जितना बताया उसमें कुछ भी डिफाइन। और अब अगर इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आता है तो मेरी इस क्वेश्चन पे 90% वोट है, यही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपके पास है, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी।
और या फिर ये रिलेशन आएगा रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी एंड एमसी। और कमाल की बात ये है कि दोनों रिलेशन सेम है, चाहे एसी एमसी का रिलेशन पढ़े चाहे एबीसी और एमसी का रिलेशन पढ़े, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ शब्दों को चेंज कर देना, बाकी सब सेम है। बताइए क्लियर हुई इतनी बात? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? चलूं आगे, बढ़ूं आगे, पहुंचूं आगे? देखो अब ध्यान से देखो मेरी बात बेटा। अब बेटा जी जब मैं आप लोगों से रिलेशन की बात करता हूं तो रिलेशन के लिखने का एक तरीका होता है। आयुष क्या तरीका होता है? जब रिलेशन को लिखते हैं तो सबसे पहले मैं ऐसे एसी एमसी का है, पहले एसी को एक्सप्लेन करूंगा। एसी को एक्सप्लेन करना है, किसको एक्सप्लेन करूंगा मैं? एमसी को एक्सप्लेन करूंगा। और एमसी को एक्सप्लेन करने के बाद मैं यहां पे रिलेशनशिप लिखना शुरू करूंगा। तो पहले बता दूंगा रिलेशनशिप जो एक्सप्लेन हो रही है वो किससे एक्सप्लेन हो रही है? विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। मैं शेड्यूल एंड डायग्राम से रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मेरे पास देखना बोर्ड पे, यहां पे आई यूनिट्स। डन। यूनिट्स मेरे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। और यहां पे क्या आया? टोटल कॉस्ट। क्या है बोलिए? टोटल कॉस्ट। डन। टोटल कॉस्ट आनी इसलिए जरूरी क्योंकि टोटल कॉस्ट से आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी और टोटल कॉस्ट से क्या निकलेगी? आपकी एवरेज कॉस्ट। समझ में आया ना? टोटल कॉस्ट कितनी लिखी थी हमने? पहले 10, फिर 20, उसके बाद क्या था? 28, फिर 34, 38, 42, 48, 56 एंड 72। ये निकल गई टोटल कॉस्ट। ये कैसे निकाली आपने? मैंने कोई भी एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट ले ली। डन। इससे क्या निकालूंगा? दो चीजें जल्दी बोलो, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज। रिलेशन तो इनका ही है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाली, पहले कितनी आई मार्जिनल कॉस्ट बताइए? डैश। दूसरी कितनी आई बोलिए? 10। फिर कितनी आई? 8, फिर 6, फिर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16। बताइए समझ में आया नहीं समझ में आया? पता नहीं कैसे निकल रही है? नीचे से ऊपर वाला क्या कर रहा हूं मैं? माइनस। डन। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली है भैया? पहली वाली कितनी आ गई मेरे पास? इन्फिनिटी। कितनी आ गई पहले वाली बोलिए? इन्फिनिटी। डन। इसके बाद बेटा हम देखें तो बताइए पहले कितनी आएगी? बहुत बेटा 10 के बाद दोबारा बोलिए कितनी आएगी? 10 के बाद 10 के भी पहले 10 आएगी एवरेज कॉस्ट, दोबारा सोच लो। अबे 20 को डिवाइड करेगी 1 से तो कितनी आएगी? 20। उसके बाद कितनी आएगी बोलिए? 14 के बाद 11.3, 11.3 के बाद 9.5, फिर 8.4, उसके बाद आपकी 8, उसके बाद आपका 8 और उसके बाद आपकी 9। डन। अब आपको इसका कर्व प्लॉट करना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कर्व आप सबको प्लॉट करना आता होगा, मैं नहीं सिखा रहा। बताइए आपको कि नीचे यहां पे आएंगी यूनिट्स और यहां पे क्या आएगा बोलिए? एसी एंड एमसी। डन। क्लियर? अब देखो इस रिलेशनशिप को खत्म करता हूं। अभी जो बच्चा या इसको याद करके जाएगा वो मेरे लिए मूर्ख बच्चा है, याद कोई नहीं करेगा इस रिलेशनशिप को। ठीक है? ऐसी रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी तुम्हें सारी। ठीक है? सुनो ध्यान से। मैं जब इस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं तो रिलेशनशिप देखो मेरे पास क्या बनती है। आप लोग बताइए एमसी के कर्व की शेप क्या है? यू शेप्ड। और एसी के कर्व की शेप क्या है? यू शेप्ड। ठीक है? आपको दो यू शेप कर्व एक कर्व में बनाने हैं, सिर्फ देखो एक एक्सिस में बनाने। देखो कैसे। मेरी इस बात को अगर आप याद करना चाहें थोड़ा सा याद कर लें, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लें। आप सबसे पहले यहां पे जो है वो एवरेज कॉस्ट का कर्व बना दो। ये बना दो आप एवरेज कॉस्ट। डन। और इस एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है उस लोएस्ट पॉइंट को आप मार्क कर लो। डन। और इस लोएस्ट पॉइंट से कट करता हुआ आप लोग मार्जिनल कॉस्ट बना दो यू शेप। डन। अब यहां देखो मेरे साथ और भैया पढ़ना शुरू करो। तीन सिचुएशन इस पूरे कर्व में आपको दिख रही होंगी। सिचुएशन नंबर 1 देखते ना बोर्ड पे। इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है बोलिए? एवरेज कॉस्ट के। इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट किससे ग्रेटर है? एवरेज कॉस्ट से। और इस पॉइंट के पहले एवरेज कॉस्ट किससे ग्रेटर है? मार्जिनल कॉस्ट से। डन। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बात देखूं यहां पे एनालाइज करूं तो मेरे पास तीन सिचुएशन बन गई। पहली, एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। दूसरी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तीसरी, हमारे पास कौन सी बताइए? मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। या फिर हम बोल सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। बताइए बनी नहीं बनी?
तो आप यहां पे देखना बेटा जी, जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है तो एवरेज कॉस्ट आप लोगों का फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है? इस पॉइंट का नाम ई रख लिया। ई से पहले देखो, एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है? भाई ये नीचे गिर रहा है ना, एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा है? फॉल। तो आप यहां लिखेंगे एसी फॉल्स। डन। जब मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को कर्व भैया कट किया, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट है एट इट्स लोएस्ट, एट इट्स लोएस्ट। डन। इसके बाद अगर हम बात करें, जब एवरेज कॉस्ट छोटा था मार्जिनल कॉस्ट से, तो आपका एवरेज कॉस्ट बताइए क्या कर रहा है? प्राइस। बताइए समझ में आई बात? है समझ में आई? तो कौन क्या रिलेशन याद करना? वैसा बंदा रिलेशन क्या होती है? व्हेन AC इज ग्रेटर देन, याद करो, व्हेन AC इज ग्रेटर देन, दोबारा बोलो, व्हेन AC इज ग्रेटर देन AC फॉल्स, MC is equals to AC, AC at its lowest, when AC is less than MC, AC rises। खत्म हो गई रिलेशन आपकी। बताइए बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? पक्का समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? नहीं? देख लो, अगर किसी को कोई भी परेशानी दिक्कत हो आई बताओ मुझे, इसके बाद मत बताना। डन? क्लियर? अब यहां देखो बोर्ड पे हमारे पास बेटा जी जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो न्यूमेरिकल आपके सब इस फॉर्मूले से आएंगे। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? TFC प्लस, अगर यहां से TFC और TBC निकाल लो, जो सी निकल जाएगी, निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बता? TFC बोल बोल बोल, TFC इज इक्वल्स टू, हाँ, TC माइनस TBC, और TBC इज इक्वल्स टू TC माइनस TFC। डन। मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला TCN माइनस 1, और ये मार्जिनल कॉस्ट TBC से भी निकल जाती है, TBCN माइनस 1। डन। और अगर आपके यहां पे AC निकालने हो तो फॉर्मूला क्या है? TC अपॉन Q, और यहां से TC का फॉर्मूला ही बनता है क्या? AC इंटू Q। एक AC का फॉर्मूला बनता है AFC प्लस AVC, तो यहां से अगर AFC निकालनी हो वो भी निकल जाएगी, AC माइनस ABC, और ABC निकालनी हो वो भी निकल जाएगी। कैसे? AC माइनस AFC। बिल्कुल डन। AC माइनस AFC। डन। इसके बाद अगर इन सब फॉर्मूले में से देखते रहना, अगर आपको इनके ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले क्या है हमारे पास, अगर आपको AFC निकालनी है तो TFC से भी निकल जाएगी, TFC अपॉन Q, और अगर आपको यहाँ पे TFC निकालनी है वो भी निकल जाएगी। कैसे बोलो? AFC इंटू Q। और अगर आपको ABC निकालनी है तो अपने टोटल से भी निकल जाएगी, TBC अपॉन Q, और अगर TBC निकालनी है तो अपने से निकल जाएगी, हो गया ABC इंटू Q। डन? कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाली रिलेशनशिप में ACMC की जगह ABCMC होता तो रिलेशन क्या होती? व्हेन ABC ग्रेटर देन MC, ABC फॉल्स, MC is equals to ABC, ABC at its lowest, when ABC is less than MC, ABC rises। AC की जगह सिर्फ ABC आता, सब चीज सेम रहती। बताओ बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? नहीं? मेरे साथ बोलना, कॉस्ट क्या होती है? बोलो बोलो, कॉस्ट क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। डन। कितने टाइप में डिवाइड होती है? दो, फिक्स कॉस्ट और, क्योंकि दो ही फैक्टर है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, तो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? फिक्स, और वेरिएबल क्या हो जाएगी? चेंज। डन। इसके बाद मुझे बताइए, हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट आती है जो किसको पे करते हैं हम? आउटसाइडर। इम्प्लिसिट जो इनसाइडर। सेलिंग कॉस्ट, सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवरऑल प्रोडक्शन। डन। फिर कितनी कॉस्ट होती है? तीन, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। AFC का कर्व कैसे बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि उस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट आपको क्या देगा? सेम TFC। डन? डन? पक्का? MCC की रिलेशनशिप क्या है बोलिए? When MC is greater than AC, when AC is greater than MC, AC falls। डन? उसके बाद when MC is equals to AC, AC at its lowest, when AC is less than MC, AC rises। बताओ बच्चों, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत? कॉस्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका।